चलिए लेक्चर 9B से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बेसिकली बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में स्प्रिंग बैलेंस डिस्कस किया था और स्प्रिंग बैलेंस में हमने स्प्रिंग बैलेंस अगर आप याद करो तो हमने डिस्कस किया था कि जनरली ये वेट और मास मेजर करता है, मगर एज पर फिजिक्स वो टेंशन मेजर करेगा। टेंशन इन केजीएफ यूनिट, आप न्यूटन भी बोल सकते हो, केजीएफ दैट मींस किलोग्राम फोर्स में। स्प्रिंग बैलेंस में जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आज मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे बच्चों ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, ऐसे ये उसके सपोर्ट है। अब यहाँ पे बच्चों कोई स्प्रिंग बैलेंस, मैंने यहाँ पे ये पुली है, ऐसे कोई पुली है, एक पुली यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये पुली के साथ ये स्ट्रिंग के साथ ये स्प्रिंग बैलेंस। ऐसा स्प्रिंग बैलेंस हमने डिस्कस किया था। यहाँ से ऐसे स्प्रिंग है, ऐसे पॉइंटर होगा, ये स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग पुली पर से घूम के यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ये पुली से घूम के यहाँ पे आ रही है। ये दोनों जगह मैंने 3 kg के ब्लॉक को ऐसे हैंग किया हुआ है। ये जो ब्लॉक है ये भी 3 kg का है और क्वेश्चन है फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। मुझे स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग शो करना है। चलिए, स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली क्या मेजर करेगा? टेंशन। देखते हैं, इसके सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है? देखिए, पहले ये 3 kg का ब्लॉक है, तो 3 kg के ब्लॉक को अर्थ डाउनवर्ड पुल करेगी, तो 3g ऐसे बच्चों डाउनवर्ड होगा। ये 3g की वजह से यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा, तो ये T। टेंशन की डायरेक्शन कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे भी ऐसे टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन ऐसे। अब ये स्ट्रिंग एक ही है, देखो यहाँ पे 3 kg पे भी डाउनवर्ड 3g। ये स्प्रिंग नहीं चेंज हुई है, ये यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक था, फिर ये स्ट्रिंग के साथ स्प्रिंग, फिर वो ही स्ट्रिंग फिर से, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा। बेसिकली क्या कहना है बच्चों, ये 3 kg वाला डाउनवर्ड चला जाएगा या लेफ्ट साइड का 3 kg वाला? नहीं सर, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्यों? देखो, ये 3 kg के ब्लॉक की वजह से ये डाउनवर्ड चला जाएगा। अगर ये डाउनवर्ड गया तो डेफिनेटली ये स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। स्प्रिंग के केस में टेंशन तभी हमको मिलेगा जब स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, वो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आया हुआ है। ये 3 kg का ब्लॉक बेसिकली इक्विलिब्रियम में है। यस, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि ये 2 kg और 3 kg दोनों अगर डिफरेंट मास के ब्लॉक हुए तो ये डाउनवर्ड चलेगा, ये अपवर्ड चलेगा। ये एसिलेशन से डाउनवर्ड तो ये एसिलेशन से अपवर्ड। यहाँ पे तो ये इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में अगर ब्लॉक है तो इक्विलिब्रियम में मैं क्या लिख पाऊंगा बच्चों? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड T है, डाउनवर्ड 3g है, सो T इज इक्वल टू G की जगह 10 पुट कीजिए 30 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये T भी 30 होगा। यस, और आपको अगर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताना है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अगर हमको डिस्कस करना है बच्चों, तो क्या करना है? यहाँ पे सिंपल वो टेंशन ही मेजर करेगा, 30 न्यूटन, दैट इज योर आंसर। सिंपल, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 30 न्यूटन। अगर आपको ये रीडिंग केजी में चाहिए तो केजी के लिए रीडिंग इज इक्वल टू आपको T बाई जी करना है। T कितना है? 3g, या 30 बाई जी कीजिए तो 3 kg। अगर केजी में आंसर देना है तो 3 kg, वरना 30 न्यूटन। ओके सर।
ठीक है, तो सर ये 3 kg का ब्लॉक ये भी इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो सर इसमें तो ये टेंशन, ये T और T सर 2T मेजर नहीं किया इसने, नहीं इसने T मेजर किया है। फिर भी ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, और यहां पे हम ऐसा ही एक और केस कंसिडर करते हैं। देखो ऐसे फिर से ये सपोर्ट है बच्चों, ऐसे यहां पे ये सपोर्ट, यहां पे मैं पुली अरेंज करने वाला हूं, फिर से ये सपोर्ट, और यहां पे मैंने क्या किया है, ये स्प्रिंग बैलेंस को ऐसा एडजस्ट किया है। ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग बच्चों, अब ये स्प्रिंग बैलेंस ऐसे, ये स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पे ऐसे बच्चों कोई पुली है, ये पुली है, ये पुली पे ये स्ट्रिंग ऐसे वाउंड होगी, और यहाँ पे बच्चों वो हमारा 3 kg का ब्लॉक है। अगर इस केस में आप देखो तो 3 kg के ब्लॉक पे 3G फोर्स डाउनवर्ड होगा, mg के अकॉर्डिंग 3G। उसकी वजह से स्प्रिंग में टेंशन, सॉरी स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन की वजह से यहां पे टेंशन मिलेगा आपको। तो यहां पे भी टी, और मैंने बताया था कि हम जो स्प्रिंग या स्ट्रिंग डिस्कस कर रहे हैं सूरत पालनपुर फर्स्ट बैच, हम जो स्ट्रिंग या स्प्रिंग डिस्कस कर रहे हैं वो मासलेस है। अगर स्प्रिंग के राइट साइड टेंशन टी है तो लेफ्ट साइड भी टेंशन टी होगी, और यहां पे भी टी होगी। तो यहां पे क्या होगा, 3 kg के ब्लॉक पे 3G डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट होगा, उसकी वजह से स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग के एक्सटेंशन की वजह से स्प्रिंग में टेंशन होगा, और फाइनली ये ब्लॉक आपको मालूम है इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो यहां पे अगर देखो कि इक्विलिब्रियम के लिए अगर हमको डिस्कस करना है तो 3 kg पे जो अपवर्ड फोर्स है वही डाउनवर्ड है, अपवर्ड टेंशन है, डाउनवर्ड 3G है, G की जगह आप 10 पुट कीजिए 30 न्यूटन, वही आंसर हुआ। ये दोनों के सेम ही है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं। यहाँ पे बच्चों ये लेफ्ट साइड का 3 kg का ब्लॉक है ना, ये सपोर्ट में ही बिहेव कर रहा था, इट जस्ट बिहेव लाइक, जस्ट बिहेव लाइक अ सपोर्ट, क्योंकि ये 3 kg के ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए सपोर्ट तो चाहिए ना, लाइक अ सपोर्ट, और यहां पे भी ये सपोर्ट ही है हमारा, ये सपोर्ट ही है। देखो तो यहां पे अगर आप सोचो, अगर ये लेफ्ट साइड की कोई अरेंजमेंट ही ना होती तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रह पाता? नहीं, ये स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों फ्री फॉल कर जाते, रीडिंग नहीं मिलता। ये 3 kg का ब्लॉक यहाँ पे सपोर्ट है, इसलिए ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये राइटवर्ड 3 kg के ब्लॉक को आप एज द सपोर्ट ट्रीट करते हो, तो लेफ्टवर्ड 3 kg के ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा और आपको टेंशन मिलेगा। इन शॉर्ट दोनों में से किसी एक को आप एज द सपोर्ट ट्रीट कर सकते हो, तभी आप दूसरे ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रह सकते हो, और इक्विलिब्रियम में लेके आप टेंशन मेजर कर सकते हो, और यहां पे यही सपोर्ट है। तो बेसिकली ये दोनों में से एक ब्लॉक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो यहां पे ये सपोर्ट है। दोनों में आंसर सेम है, दोनों केस भी सेम है। क्लैरिटी मिल रही है सबको? क्लियर ये बात? भुज ओके फाइन, जामनगर ओके, वडोदरा बायली, वडोदरा बायली सर वापस तो क्या आप पहले से हो या पहले से नहीं हो? पहले से है, पर समझ नहीं है। क्या समझ में डाउट है आपको, बताइए। राइट साइड वाली वो स्प्रिंग वाला नहीं सकता, ये 3 kg का ब्लॉक है, 3G डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगा, टेंशन अपवर्ड, अब तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये टेंशन क्यों आया? क्योंकि ये 3G की वजह से अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, ये स्प्रिंग ऐसे नहीं रहेगी। अगर ये स्प्रिंग उसके नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग में कुछ ऐसा एक्सटेंशन आएगा, तो जो वहां पे ये पॉइंटर होता है, पहले यहाँ पे था, पॉइंटर यहाँ पे आ गया, तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट हुआ,
अगर इस ब्लॉक को आप इक्विलिब्रियम में कंसीडर करोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो आ ही जाएगा 3G और जितना ही टेंशन दोनों सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में, तो T इज इक्वल टू 30 न्यूटन, तो यहाँ पे 30 न्यूटन मेजर हो गया। अब हमने डिस्कस किया था कि टेंशन स्प्रिंग के दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट डायरेक्शन का होता है। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे राइटवर्ड तो यहाँ पे लेफ्टवर्ड। मगर ये सपोर्ट ना होता तो क्या ये स्प्रिंग रह पाती यहाँ पे? डेफिनेटली स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों गिर जाते। तो ये हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ पे अब देखो तो दो 3 kg के ब्लॉक है, तो एक 3 kg का ब्लॉक एज ए सपोर्ट बिहेव करेगा। क्लियर? अब सर दोनों साइड से नहीं खींचेगा? क्या दोनों साइड से नहीं खींचेगा? कौन, ये फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में देखो, ये अगर 3 kg का ब्लॉक आप इसको ट्रीट करें तो ये डाउनवर्ड चला जाएगा। अगर ये x डाउनवर्ड गया तो यहाँ पे स्प्रिंग में x एक्सटेंशन हुआ। अगर स्प्रिंग में x एक्सटेंशन हुआ तो उसकी वजह से टेंशन मिला। अब ये डाउनवर्ड जाना चाहेगा, ये इक्विलिब्रियम में है, मगर ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तभी रह पाएगा जब लेफ्ट साइड से कोई सपोर्ट होगा। तो ये 3 kg का ब्लॉक उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसको हटा दूं, ये सपोर्ट को हटा दूं और फिर से यहाँ पे ये 3 kg का ब्लॉक को ऐसे ही मैं यहाँ पे अरेंज करूं तो ये दोनों फिर से सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी ये सेम ही है और मैं यहाँ पे सपोर्ट रखूं या यहाँ पे ऐसे करके मैं पुली पर से पास करके 3 kg का ब्लॉक को अरेंज करूं, ये दोनों सेम ही है। ये सपोर्ट ना रखूं उसकी वजह ये 3 kg का ब्लॉक रख दूं, दोनों बात से मुझे करना नहीं है क्योंकि वो तो यहाँ पे है। क्यों? आप देखो ये 3 kg का ब्लॉक यहां से डाउनवर्ड चला गया x, लास्ट टाइम अपवर्ड टेंशन 3G, x एक्सटेंशन होगा तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगी ना, ये स्प्रिंग बैलेंस राइटवर्ड नहीं मूव करेगा तो उसकी वजह से टेंशन मिला। अब स्प्रिंग में टेंशन सेम ही रहना चाहिए, यहाँ पे T तो यहाँ पे भी T और यहाँ पे भी T तो यहाँ पे 3G। दैट मींस ये स्प्रिंग ये दोनों टेंशन को मेजर नहीं करेगा, स्प्रिंग एक ही है तो टेंशन एक ही मेजर होगा, दैट इज T ओनली। कहाँ गया भाई? सर अगर मास अलग अलग होता तो? यस, वो मैं अभी बात में डिस्कस कर रहा हूं, मगर यहाँ पे यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर। ओके, अब यहाँ पे मास डिफरेंट हो, एक 3 kg का और एक 2 kg का हो, लेट्स एज्यूम ये 3 वाला है ये 2 वाला है, ऐसे है। चलिए ये क्वेश्चन आपको HCV में गिवन ही है, HCV में ये क्वेश्चन बच्चों जो उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना उसमें है ऐसा क्वेश्चन। ये यहाँ पे ये 2 kg ऐसे घूम के, सॉरी यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस खत्म हो रही है, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे 3 kg। चलिए अब क्या होना है, सिंपल है यार। अब 3 kg और 2 kg में से कौन बड़ा है? 3 kg, तो ये x जितना डाउनवर्ड चलेगा। अगर ये x जितना डाउनवर्ड गया तो स्प्रिंग में x जितना एक्सटेंशन हुआ, अगर स्प्रिंग में x जितना एक्सटेंशन हुआ तो वहां पे टेंशन हुई। अब 2 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड नहीं चलेगा, अब 2 kg का ब्लॉक अपवर्ड चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंशन हुआ तो ये एक्सटेंशन की वजह से ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ के लिए टेंशन तो एक्सर्ट करेगी, मगर ये ज्यादा मास वाला है तो ये डाउन साइड आएगा, ये अपवर्ड आएगा। तो फिर से 3 kg का ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा तो 2 kg का ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड आएगा और उसमें जो भी टेंशन होगी टेंशन सेम ही होगी। टेंशन मुझे ऐसा नहीं बोलना है कि यहाँ पे T1 और T2, नहीं, टेंशन तो T है, यहाँ पे भी T होगी, यहाँ पे भी T होगी। तो आपको वो फॉर्मूला लिखना है T इज इक्वल टू 2 m1 m2 इंटू G अपॉन m1 प्लस m2। अब कोई सपोर्ट की तरफ बिहेव ही नहीं करेगा क्योंकि ये डाउनवर्ड चला जाएगा, ये अपवर्ड चला जाएगा, सिंपल। यहां पे तो क्या है कि दोनों सेम मास का है, तो दैट मींस एक 3 kg का ब्लॉक एज अ सपोर्ट बिहेव करेगा। कहां गया? क्लियर सबको? ये अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं 3 kg 2 kg करूं तो आपका आंसर टेंशन इज इक्वल टू ये फॉर्मूला से, जो अभी ऐसे क्वेश्चन है ही हमारे मॉड्यूल में, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करेंगे। ये टेंशन ही मेजर करेगा अगर डिफरेंट हो, मगर दोनों साइड स्प्रिंग बैलेंस के दोनों साइड अगर सेम मासेस के होंगे तो सिर्फ टेंशन ही मेजर होगा,
और इक्विलिब्रियम में रहेगा और एक साइड एज द सपोर्ट बिहेव करेगी। क्लियर सबको अब? ओके फाइन। बैली, ओके गुड। फिर भुज, ओके। अहमदाबाद, सर एक क्वेश्चन था। यस बताओ। सर वो वेइंग मशीन वाला जो आपने टॉपिक करवाया था ना, ओके उसके अंदर मान लो कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके साथ दो वेइंग मशीन है ओके और नीचे दोनों वेइंग मशीन को जोड़ के एक ही वेइंग लटकाया हुआ है। ओके फिर दोनों वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, ऐसा एक सवाल हमारे मॉड्यूल के अंदर है। ओके। वो एक समझ में नहीं आया था। दो वेन मशीन थे। दो वेइंग मशीन हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जोड़े हुए, ऐसे एक वेन मशीन ये है, नहीं ऐसे नहीं, नीचे की साइड पे दोनों अलग अलग सरफेस एक दो, हाँ फिर नीचे एक, दूसरा उसके ऊपर या उसके बाजू में? उसके बाजू, ओके ओके फिर उन दोनों को साथ में कंबाइन करके एक ही वेट जोड़ा हुआ है उसके साथ। ओके, साथ में कंबाइन करके। तो उसका फिर ऐसे नीचे लिखा है कि भाई दोनों वेइंग मशीन के रीडिंग में क्या होगा, 1 kg का अगर हमने मास जोड़ा है तो एक केजी दोनों में दिखाएगा या 4 केजी दिखाएगा या एक में कुछ और होगा और दूसरे में 1 केजी होगा ऐसे। देखो ये अगर दो वेन मशीन को मैं ऐसे कनेक्ट करूं और यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक ले लूं, फिर से मैं थोड़ी बड़ी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वेन मशीन आपका, ये आपका दूसरा वेन मशीन, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक ऐसे है। अगर हम वेन मशीन के मास को कंसीडर करते हैं तो आंसर डिफरेंट होगा। अब देखो 1 kg पे डाउनवर्ड 1g फोर्स एक्सर्ट होगा, ये 1 kg वाला ब्लॉक सेकंड को पुश करेगा, तो सेकंड का जो वेन मशीन है वो उसको पुश करेगा, ऐसे N2 मिल जाएगा। तो ये जो आपका सेकंड वेन मशीन है वो सिर्फ ये N2 को ही मेजर करेगा। अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाले वेन मशीन को ये 1g और N2 दोनों पुश कर रहे हैं, 1g प्लस N2। दैट मीन्स ये अब देखो आप यहाँ पे ये 1 kg वाले ब्लॉक को 1g उसने एट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट किया, 1 kg ने सेकंड जो आपका स्प्रिंग बैलेंस का उसको पुश किया, सेकंड ने फर्स्ट को पुश किया। अब देखो सेकंड को कौन पुश करेगा? फर्स्ट। सेकंड को ये सॉरी फर्स्ट को कौन पुश करेगा? फर्स्ट जो वेन मशीन है, सेकंड वो पुश करेगा। तो यहाँ पे ऐसे N1 है, तो N1 और N2 वो मेजर करेगा। फिर से मतलब वो ब्लॉक वाला जो हमारा प्रॉब्लम था उसी प्रकार है। यस यस उसे अगर यहाँ पे दोनों वेन मशीन के मास है तो हमको इसमें ऐड ऑन करना है। यहाँ पे N1 इज इक्वल टू N2 आप देखो, तो 1 kg वाले ब्लॉक पे ये 1 kg का जो आपका वेन मशीन है उस पे वो ही मेजर होगा जो उसके अपर साइड नॉर्मल एग्जर्ट हुआ है, और फन के ऊपर साइड नॉर्मल क्या एग्जर्ट हुआ है? सेकंड वाले ने फर्स्ट को पुश किया, फर्स्ट वाले ने सेकंड को पुश किया, तो ये N1 मेजर हो जाएगा। ठीक ओके ओके। अब यहाँ पे बच्चों हम 9 एंड 13 का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपने बताया ना, ये 3 kg का ही है मगर स्लाइटली डिफरेंट है। रीडिंग इन द स्प्रिंग स्टोन बिलो विल बी ओके। अब देखो यहाँ पे मुझे रीडिंग बतानी है, सॉल्यूशन हम देखना यहाँ पे मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ सिचुएशन को। ऐसे बच्चों यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस हुई है, ऐसे कोई स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस हो गया, और स्प्रिंग बैलेंस के साथ ऐसे कोई पुली है, पुली के एक साइड भी 3 kg है और दूसरी साइड यहाँ पे भी 3 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे भी 3 kg का ब्लॉक है। देखो ऐसा कुछ है। अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगी? टेंशन। देखो कौन से टेंशन को? ये जो है ना ये दो स्प्रिंग हो गई यहाँ पे, एक तो ये 3 kg के ब्लॉक को हैंग किया है, दूसरी ये येलो कलर वाली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3g डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे 3g डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। ये T का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही मालूम है। अभी तक आप ये सिंपल एटवुड मशीन की तरह ही ट्रीट करो इसको बच्चों, आप एटवुड मशीन की तरह ट्रीट करो ना, एटवुड मशीन।
तो एटवुड मशीन में टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये मालूम है आपको। अब वैल्यू पुट कीजिए, टेंशन T इज इक्वल टू सो 2 m1 भी 3 kg m2 भी 3 kg जी की जगह 10 अपॉन 6, तो यहाँ पे 3 2 जार 6 2 2 कैंसल आउट, तो 10 इंटू 3 30 न्यूटन। मगर ये टेंशन तो मेजर नहीं होगा ना, क्योंकि मेजर तो वो होगा जो स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई स्ट्रिंग है। ये टेंशन तो ये पुली के दोनों साइड ही है, ये ब्लॉक में मेंशन ये होगा बच्चों। मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं, ये टेंशन मेजर होगा ऐसे और ऐसे। ये सर ये कितना होगा, ये टी डैश होगा और टी डैश इज इक्वल टू 2t होगा। टी डैश, इसको अगर मैं ये टेंशन को टी डैश बताऊं तो टी डैश इज इक्वल टू 2t। टी कितना है 30, सो 2 इंटू 30 60 न्यूटन। यस सी दैट इज योर आंसर, फिनिश। सर ये 2t क्यों हुआ, देखो देखो ये कौन है, ये कौन है, फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ये कौन है बच्चों, ये जो है दैट इज योर मासलेस पुली, मासलेस पुली है ये बच्चों। मासलेस पुली का मीनिंग उसका मास जीरो। सर गिवन तो नहीं, हमको कंसीडर ही मासलेस पुली करनी है, दैट मींस इसका मास जीरो। मासलेस पुली का मीनिंग उसका मास नियरली इक्वल टू जीरो है। दैट मींस अगर ये मासलेस पुली है, ये दोनों साइड टी टी है और अपर टी डैश है, तो मासलेस पुली के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए यूज करते हैं, लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, तो मास जीरो है, सो जीरो इंटू ए, उस पर नेट फोर्स आपका जीरो मिलना चाहिए। नेट फोर्स का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। और दैट्स व्हाई अगर ये पुली पे डाउनवर्ड फोर्स 2t है, सो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी 2t होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं ना ये मासलेस पुली है, जितना डाउनवर्ड उतना ही अपवर्ड, और अपवर्ड को हमने टी डैश बताया, सो टी डैश इज इक्वल टू 2t। टी की जगह 30 पुट कीजिए, फिनिश। क्लियर सबको, श्योर? ये कैसे मेजर हुआ, ओके फाइन। वलसाड, ओके। तो ये 2t क्यों, देखो यहाँ पे 30 भी होगा आंसर, डायरेक्टली 30 नहीं टिक करना है, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमको ये टेंशन स्प्रिंग के साथ जो स्ट्रिंग है वो टेंशन मेजर होगा। तो सही, चलिए अब देखिए, रीडिंग इन द स्प्रिंग शॉन बिलो विल बी, ओके। अब यहाँ पे रीडिंग क्या बताना है, देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन। तो ऐसे बच्चों, यहाँ पे ऐसे कोई सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ऐसे बच्चों ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया आपका, और इसके साथ कोई ये m मास का ब्लॉक है ऐसे, और ये एंगल बच्चों 30 डिग्री है, ठीक है। यस, ये 3 kg का ब्लॉक है बेसिकली, 3 kg। तो यहाँ पे क्या होगा, 3g डाउनवर्ड होगा। अब मैंने आपको बताया था कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो फोर्स होता है ना, दैट इज 3g sin 30, याद कीजिए। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है ना, उसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन वो g sin थीटा है, स्मूथ सरफेस के लिए हमने डिस्कस किया था। तो mg के दो कंपोनेंट, mg cos, mg sin। ये mg sin थीटा की वजह से ये ब्लॉक डाउनवर्ड चला जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा। हमको तो t मेजर करना है, चलिए t इज इक्वल टू 3g sin 30, 3g 10 by 2 sin 31 by 2, that means 15 Newton, Chennai, finish. सिंपल यार, mg के दो कंपोनेंट, 3g डाउनवर्ड है, 3g cos 30, 3g sin 30, तो 3g sin 30 मेजर हो जाए। फिर यहाँ पे देखिए, द टेंशन इन स्प्रिंग शॉन इन फिगर इज, मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो भी ऐसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों साइड जो टेंशन होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा। तो द टेंशन इन स्प्रिंग शॉन इन फिगर इज 5 न्यूटन, दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड का एंड ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा बच्चों, डिस्कस किया था हमने। एसओवी सूरत फर्स्ट बैच, मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहा हूं, देखो आप,
ये VSQ फ्रॉम ओल्ड टेक्स्ट, ये होमवर्क में दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हमको ये डिस्कस करना ही है, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, अ वेसल containing water given a constant acceleration a toward the right along a straight horizontal path। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कोई वेसल है ऐसे जिसमें ये वाटर है और इसको हम राइटवर्ड एक्सलरेट करते हैं, acceleration a towards the right along a straight horizontal path, okay, which of the following diagram represent the surface of the liquid। ये लिक्विड की सरफेस कैसी होगी वो हमको यहाँ पे बतानी है। चलिए, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऐसे होगा कि ये अगर राइटवर्ड चल रहा है तो यहाँ पे सूडो फोर्स हमको कंसीडर करना होगा। ऐसे देखो, ये अगर आपका कंटेनर है तो वाटर में, मगर सूडो फोर्स के लिए आपको बैच पर से आंसर नहीं देना है, आपको ये सोचना है कि हम भी कंटेनर में हैं, हम भी कंटेनर में है। जब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन लेंगे तब आपको ये जो वाटर है उस पे सूडो फोर्स दिखेगा। सूडो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? आपकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में। तो ऐसे सूडो फोर्स होगा बच्चों, ऐसे m इंटू ए। ओके सर 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 बेसिकली फॉर्मूला क्या था? सूडो फोर्स का फॉर्मूला था मास ऑफ दैट बॉडी, बॉडी की जगह यहाँ पे लिक्विड रखो, और एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, तो यहाँ पे ऐसे सूडो फोर्स लगेगा और उसकी वजह से ये आपकी जो वाटर होगी उसकी सरफेस ऐसे, ये वाटर यहाँ से राइज करेगा, ऐसे वाटर ऐसे हो जाएगा। फिर भी आप देखो सर ये सूडो फोर्स यहाँ पे कैसे आया? सूडो फोर्स आप तभी ही यूज कर सकते हो जब आप ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस पे चलोगे। दैट मींस आप यहाँ पे होने चाहिए, इनसाइड द कंटेनर। ऐसे वाटर में डूब नहीं जाना है, मगर हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये ए राइटवर्ड है, तब भी आप बोल सकते हो इस पे सूडो फोर्स लेफ्टवर्ड। ओके, फिर mg तो डाउनवर्ड लगेगा ही। तो जो वाटर की फ्री सरफेस है ना, फ्री सरफेस, देखो ये मेरी बात, free surface of liquid, free surface of liquid is always aligned perpendicular to net force exert on it, net force exert on it। Free surface of liquid is always aligned परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैं फिर से आपको डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसा कोई कंटेनर है, देखो यहाँ पे छोटा वाला मैं कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूं, ये कंटेनर है, अभी ये रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसकी फ्री सरफेस पे एक ही फोर्स होगा, दैट इज डाउनवर्ड फोर्स mg। तो देखिए इसकी फ्री सरफेस जो नेट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी, मगर जब ये कंटेनर राइटवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो वहां पे दो फोर्स आएगा, एक जो होगा वो सूडो फोर्स होगा और दूसरा mg होगा। इस दोनों का नेट जो होगा F नेट, उसके परपेंडिकुलर आपकी फ्री सरफेस रहेगी। तो यहाँ पे भी देखिए, इस डायरेक्शन में सूडो, इस डायरेक्शन में आपका mg, तो आपका रिजल्टेंट आएगा वो F नेट यहाँ पे आएगा, और जो रिजल्टेंट है वो उस फ्री सरफेस को परपेंडिकुलर है। जो नेट फोर्स एक्सर्ट होगा उसके परपेंडिकुलर आपको फ्री सरफेस मिलेगी। तो आप पहले तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि अगर राइटवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स लेफ्टवर्ड होगा, तो ये अपवर्ड ही, जो इसकी ये साइड है ये अपवर्ड डिस्प्लेस होगी, तो ऐसा ही होगा, आंसर सी होगा। मगर और आपको डीप में जाना है तो एफ बी और mg और दोनों का एफ नेट, जो आपकी लिक्विड की फ्री सरफेस रहेगी वो ऑलवेज नेट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर होगी। ये शायद आपने फ्लूइड में भी डिस्कस किया होगा, फ्लूइड आप सबका डिस्कस हो गया है, तो फ्लूइड में भी ये कॉन्सेप्ट, ये फ्लूइड का ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो फ्लूइड में भी आपको ये आपने पढ़ा होगा। चलिए फिर टॉपिक 12 का क्वेश्चन नंबर 31, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट
inextensible string which passes over a frictionless pulley. ओके, ऐसी ये पुली है और masses m1 and m2 are connected by a light and inextensible string. ऐसे बच्चों ये कोई स्ट्रिंग है जो लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. passes over a frictionless pulley. If the pulley is moving upward, बच्चों ये पुली ही upward मूव कर रही है. If the pulley is moving upward with uniform acceleration g, then tension in the string is, बच्चों यहाँ पे m1g होगा, यहाँ पे m2g होगा, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन. अब हमको टेंशन का फॉर्मूला मालूम है, T इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. मगर बच्चों वो तब था जब ये पुली स्टेशनरी थी. बच्चों तब हमने डिस्कस किया था कि अगर m2 ज्यादा है और m1 कम है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो ये अगर a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड चलेगा तो ये a एक्सेलरेशन से अपवर्ड चलेगा. अब सर अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन m2 का ज्यादा है, इसका कम है, तो अब ये अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है. और अगर ये अपवर्ड एक्सेलरेशन हुआ तो इस हिसाब से दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में. हमको a इफेक्टिव लिखना है और a इफेक्टिव में अगर आप देखो बच्चों तो ये जो अपवर्ड आपका a है वो भी g ही है, वो भी g है. तो आप बता सकते हो कि a इफेक्टिव. और बच्चों यहाँ पे सिंपल रिलेटिव का फंडा आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे a इफेक्टिव. इसका भी बच्चों g डाउनवर्ड, इसका g अपवर्ड. बेसिकली फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, t m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. मगर g क्या था? डाउनवर्ड. a इज इक्वल टू, यहाँ पे आप याद कीजिए, डाउनवर्ड. तो a अपवर्ड है और a डाउनवर्ड भी है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको ऐड ऑन कर दो. तो यहाँ पे आपको लिखना है g इफेक्टिव, g प्लस g, दैट मीन्स 2g. 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. कौन सा? बॉम्बे. अब ये बच्चों बेसिकली कुछ नहीं है, ये मैंने डिस्कस किया था ना, ये हमारा ये फॉर्मूला आपको मालूम ही है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. वो कब? जब ऐसा ही कुछ था आपका मशीन, एटवुड मशीन, ऐसा ही सिंपल. ये अगर a से डाउनवर्ड चलेगा, ये ऐसे अपवर्ड चलेगा, तब ये था t इज इक्वल टू m1 m2 इंटू g. g तो डाउनवर्ड ही होगा. अब ये सारी सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है g से, तो एक g तो पहले आपका डाउनवर्ड था ही और एक g ये सारा सिस्टम का अपवर्ड गया, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड ऑन करो, तो g प्लस g 2g. क्लियर? ओके फाइन. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. देखिए, अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ स्प्रिंग बैलेंस. ओके, मैन स्प्रिंग बैलेंस पे ऐसे स्टैंड कर रहा है. ये अगर देखो, ये स्प्रिंग बैलेंस है ऐसे. मैन इज स्टैंडिंग एट अ स्प्रिंग बैलेंस. रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 60 kgf. 60 kgf, किलोग्राम फोर्स. If man jumps outside balance, then reading of spring balance, that means यहाँ पे बच्चों कोई मैन ऐसे खड़ा हुआ था. जब आप जंप करोगे तो उस टाइम आप अपने लेग से ये स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे, और स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे तो स्प्रिंग बैलेंस पे कंप्रेशन आएगा, और वो कंप्रेशन की वजह से बच्चों यहाँ पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ लेना चाहेगी, और नेचुरल लेंथ लेने के लिए वो टेंशन क्रिएट करेगी. स्प्रिंग में तो जो कंप्रेशन है और एक्सटेंशन है वही बच्चों यहाँ पे टेंशन होगा. तो पहले आपने जंप करने के लिए जंप करने के लिए पहले आपने फोर्स एक्सर्ट किया ऐसे डाउनवर्ड, दैट मीन्स कंप्रेशन बढ़ा, दैट मीन्स टेंशन बढ़ा, दैट मीन्स रीडिंग बढ़ी. और फिर जब आप जंप कर गए तो आपका फोर्स खत्म हो गया, आपकी वजह से जो कंप्रेशन था वो चला गया, स्प्रिंग अब उसकी नेचुरल स्टेट में आ गई, तो दैट मीन्स अब टेंशन खत्म हो जाएगा,
So first increases and then decreases to 0. क्लियर हुई मेरी बात? हेलो, सबको क्लियर? भाईली? ओके, बालाचिनो और आपका कैमरा ऑफ है? फिर मोडासा? ओके फाइन। जब ये जंप करेगा तो इनिशियली तो इसको फोर्स एग्जिट कर, आप ऐसे तो नहीं, आप भी सोचो, विजुलाइज कीजिए, आप जब भी जंप करते हो तो आप पहले फोर्स एग्जिट करते हो, तो आपकी फोर्स की वजह से स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ेगा, दैट मींस टेंशन बढ़ेगा। जब आप जंप कर जाओगे टेंशन खत्म हो जाएगा क्योंकि कंप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस टू 0 क्योंकि आप जंप कर गए। फिर बच्चों यहां से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बेसिकली हमारे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही डिस्कस करना था, मगर मैंने यहाँ पे इसलिए अभी ये एक्चुअली यहाँ पे हमको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके चलो, अब यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सूरत, मोनार्च, सेकंड बैच, गर्ल्स, एक्चुअली बच्चों ये है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टॉपिक है, यहाँ पे डिस्कस ये चैप्टर में उसका बहुत छोटा पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे लिए जब भी हम रोटेशनल मोशन में, बच्चों रोटेशनल मोशन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। फर्स्ट उसका आएगा सेंटर ऑफ मास एंड आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सेकंड जो आएगा वो आएगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया वाला पार्ट, और थर्ड जो हमको वहां पे डिस्कस करना है दैट इज रोलिंग। मगर वहां पे लीनियर मोमेंटम के जो अच्छे क्वेश्चन है, जेई लेवल पे जो टफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहां पे आने वाले हैं, मगर हमारे मॉड्यूल में यहाँ पे कुछ उसके क्वेश्चंस भी दिए गए हुए, इसलिए मैं यहाँ पे आज डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद हमको चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट पढ़ना है दैट इज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन पढ़ने से पहले ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलूं या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलूं, दोनों बात एक ही है। देखिए, इफ, पहले तो मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, इफ नेट फोर्स exert on system is 0, if net force exert on system is 0, then मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, कुछ भी बोलो हाँ बच्चों सेम ही रहेगा। इफ नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन सिस्टम इज 0, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम will remain constant या कंजर्व, दोनों बात एक ही है। हम बोलेंगे उसका बच्चों मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा इफ नेट फोर्स एक्सर्ट, नेट एक्सटर्नल फोर्स, बच्चों एक मैं यहाँ पे वर्ड, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन सिस्टम। सो सिस्टम में क्या कंसीडर करना है, मैं सब आपको डिस्कस कर रहा हूं, सिस्टम में हमको किसको कंसीडर करना है। सो इफ नेट external force exert on system is 0, then momentum of system will remain constant or conserved. Okay. दूसरी बात, it is applicable only for inertial reference frame.
जब भी आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन लोगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, याद रखना मेरी बात। आप मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं वो विद द हेल्प ऑफ सेकंड एंड थर्ड लॉ। हमारे मॉड्यूल में शायद सेकंड या थर्ड अकेला ही है, मगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में जो पीछे उसके क्रक्स दे रखे हैं, दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स, उसमें उसने क्लियरली बताया गया है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लॉ। सो इट इज derived from second and third law of Newton. Then सर अब ये बताओ सिस्टम में हमको क्या कंसीडर करना है। मुझे अभी 2-3 बातें आपको बतानी है, मगर पहले ही मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। आप 2-3 लाइनें छोड़ के यहाँ पे आइए और मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर रहा हूं। हम 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, एक से नहीं बात बनने वाली। ऐसे कोई बच्चों आपके पास पिस्तौल है, ऐसे देखो, ऐसे कोई आपके पास पिस्तौल है, ये गन है और उसमें से आप बुलेट को फायर कर रहे हो। ये सिस्टम हो गई आपकी। सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम यहाँ पे बुलेट प्लस गन, गन प्लस बुलेट की सिस्टम हो गई बच्चों। देखो ये बेसिकली यहां से आपने ऐसे कोई बुलेट को फायर किया, ये बुलेट थी बेसिकली, ऐसे यहाँ पे ये बुलेट थी, ये बुलेट यहां से ऐसे फायर हुई बच्चों, ये बुलेट है। बुलेट का मास जो हो है उसको मैं एमबी बोल रहा हूं, और जो गन का मास है बच्चों, इसको ये गन है, इसका मास मैं एमजी बता रहा हूं। ओके, क्या बेसिकली इनसाइड स्प्रिंग ही होती है। हम जब वो फायर करने के लिए प्रेस करते हैं तो हम स्प्रिंग में कंप्रेशन लाते हैं, और जब उसको रिलीज करते हैं तो वो कंप्रेशन आप पढ़ चुके हो। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, सो वो बुलेट को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे हमारी सिस्टम हो गई कि सिस्टम में क्या है सर, गन प्लस बुलेट। तो ये गन प्लस बुलेट सिस्टम में आपको कैसे मालूम हुआ? देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्रेस करते हैं फायर करने के लिए, तब स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। जितना फोर्स ये गन बुलेट पे एग्जर्ट करेगी उतना ही फोर्स बुलेट गन पे एग्जर्ट करने वाली है। डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे आप देखो कि अगर बुलेट पे राइटवर्ड फोर्स ऑन बुलेट है, सो फोर्स ऑन गन भी लेफ्टवर्ड होगा, क्योंकि फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। फोर्सेस ऑलवेज पेयर में ही होगी। फोर्स ऑन गन, यहाँ पे बच्चों ये फोर्स ऑन बुलेट है। फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जितना फोर्स गन ने बुलेट पे एक्सर्ट किया है उतना ही फोर्स बुलेट ने गन पे एक्सर्ट किया है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ ना यहाँ पे हमारा। सर आप पकड़ के, मैंने सिस्टम में हमको कंसीडर नहीं किया है। जनरली सिस्टम में हम ग्राउंड भी कंसीडर नहीं करेंगे। ये मेरी बात सुनना, तभी आप फ्रिक्शन को अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। यहाँ पे हम सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ गन और बुलेट को ही कंसीडर कर रहे हैं। बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट किया गन ने और गन पे फोर्स एक्सर्ट किया बुलेट ने। आपको मालूम होगा जब भी हम फायर करते हैं ना, जिसने वो एनसीसी कर रखी है उसको शायद पता हो कि ऐसे आप पे भी फोर्स एक्सर्ट होता है। हमको ऐसे जब भी फायर करना है तो उस टाइम पे ऐसे ब्रीथिंग नहीं करनी है, वरना हम गोली पाकिस्तान की जगह और कहीं पे चली जाएगी। हमको वहां पे भी हम पे भी फोर्स एक्सर्ट होता है, मगर हम अपने आप को सिस्टम में कंसीडर नहीं कर रहे। हम यहाँ पे सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, गन और बुलेट की। तो यहाँ पे देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स, मैं पहली बार इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं
नेट एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं। यहां पे गन में से बुलेट फायर करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सर आपने फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल नहीं, आपने गन पे, आपने बुलेट पे नहीं लगाया, बुलेट पे तो गन ने लगाया है, तो बुलेट पे फोर्स गन ने लगाया है और गन ने बुलेट पे, वो इंटरनल फोर्सेस हो गए। नेट एक्सटर्नल फोर्स गन पे नहीं था। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, किसकी सिस्टम? बुलेट प्लस गन, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। सो उसका बच्चों मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम उसका क्या रहेगा? कांस्टेंट। सर वो कैसे? वो यहां पे मैंने 2-3 लाइन आपको छोड़ने के लिए बोली थी ना, इसलिए कि बच्चों अगर एफ नेट एक्सटर्नल 0 होगा तो आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन 0 होगा। दैट मीन्स बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स बच्चों मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट बोलो, कंजर्व्ड बोलो, दोनों बात एक ही है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम है, और एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि चेंज नहीं है वेलोसिटी का। दैट मीन्स मोमेंटम कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट बोलो या कंजर्व्ड बोलो, दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। आपने जब फोर्स एक्सर्ट किया था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हम लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू कांस्टेंट का मीनिंग यही है। सर इसको एप नेट एक्सटर्नल 0 बताया, इसको लिखना ऐसे है बच्चों, आप लिख लो ऐसे, दैट ACOM is equal to 0, that means VCOM is equal to constant, that means सिस्टम का मोमेंटम is equal to MV सिस्टम, यहाँ पे ऐसे। सर ये COM क्या है? COM stands for सेंटर ऑफ मास। सर ऐसा तो हमने डिस्कस ही नहीं है, वो आपको आगे आने वाला है। मैंने बोला ना कि ये टॉपिक बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 6 में अलाई करता है, मगर यहाँ पे डिस्कस करना था इसलिए मैंने बताया। आपको अभी इतना याद रखना है कि एफ नेट एक्सटर्नल 0 है तो एक्सेलरेशन 0, मगर साथ में लिखना है COM दैट इज सेंटर ऑफ मास, VCOM इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं बच्चों में लिख पाऊंगा P कांस्टेंट, दैट मींस इसका मीनिंग हुआ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल कब? जब आपने बुलेट को फायर नहीं किया था। बुलेट मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? m इंटू वी। जब आपने यहां से बुलेट को फायर नहीं किया था तब क्या आपकी गन चल रही थी? नहीं, गन स्टेशनरी थी, बुलेट भी स्टेशनरी थी, तो इनिशियल मोमेंटम गन का भी 0, बुलेट का भी 0। फाइनल, फाइनल यस, फाइनल ट्रैवल किया किसने? बुलेट ने। बुलेट राइटवर्ड चली गई VB से, तो गन को लेफ्टवर्ड चलना ही पड़ेगा। सो फाइनल मोमेंटम आप लिख सकते हो बुलेट के लिए मोमेंटम MB VB एंड माइनस ऑफ गन के लिए MG VG। और यहां से आपकी जिसकी भी आपको अगर बुलेट की स्पीड पता करनी हो तो आप लिख सकते हो MG VG अपॉन MB, फिनिश। सर ये आपने क्या किया? ये माइनस क्यों आया? देखो बच्चों, इनिशियली सिस्टम, देखो मैंने, आप यहाँ पे फॉर्मूला एक बार फिर से देखो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन सिस्टम, सिस्टम पे बच्चों एक्सटर्नल फोर्स 0 ही था। सिस्टम में जो फोर्सेस थे वो इंटरनल थे। गन ने बुलेट पे एक्सर्ट किया, बुलेट ने गन पे एक्सर्ट किया, नेट एक्सटर्नल फोर्स तो था ही नहीं यहाँ पे। तो यहां पे मैं बता रहा हूं, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन सिस्टम इज 0, then momentum of system will remain constant or conserve. Momentum P is equal to constant, MB is equal to constant. Initial, क्या गन चल रही थी? नहीं सर, गन स्टेशनरी थी। क्या बुलेट चल रही थी? नहीं सर, बुलेट स्टेशनरी थी, 0। सो लेफ्ट साइड 0, ओके, राइट साइड यस। जब फाइनल कब? जब आपने बुलेट को फायर किया।
ये इनिशियल का मीनिंग हो बिफोर फायरिंग, इनिशियल का मीनिंग है बिफोर फायर और फाइनल का मीनिंग है आफ्टर फायर। आफ्टर फायर क्या हुआ होगा, बुलेट आगे गई होगी तो एमबीवीबी पॉजिटिव। बच्चों बुलेट अगर आगे गई है तो राइफल या आप गन को बोलो तो गन को पीछे चलना ही पड़ेगा ना। क्यों सर क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 है बच्चों। देखो मेरी बात, मैं यहां पे ऐसा लिख नहीं पाऊंगा कि एमबीवीबी प्लस एमजीवीजी, ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होगा ना कि दोनों का सम 0 कैसे हो सकता है, दोनों का सम 0 में कैसे बोलूंगा। हाँ आपको लिखना है तो वेक्टोरियली लिखो, तो यहां पे ये माइनस ही मिलेगा आपको। एक आगे चल रहा है तो एक पीछे चलेगा, इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम 0 ही होना चाहिए। और फाइनल मोमेंटम क्यों, क्यों सर, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी हम एज पर न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं ना बच्चों, डीपी बाई डीटी याद कीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ही नहीं हो रहा है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट, यहां पे भी आप लिख सकते हो कि एफ एक्सटर्नल 0 है, सो डीपी बाई डीटी इज इक्वल टू 0। किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 होगा तो वो टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट बोलो कंजर्व्ड बोलो सेम ही बात है, सो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे लिख दिया। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी बच्चों यहां पे 0 ही रहेगा, और वो 0 तब रह सकेगा कि यहां पे एक माइनस आएगा। क्लियर सबको यहां तक, श्योर, यस। वो बीबी मतलब बुलेट की वेलोसिटी होगी तो हमें गन की वेलोसिटी लेनी ही क्यों पड़ेगी वो नहीं? सो मतलब बुलेट इस साइड मूव किया तो ओके, हमें गन को भी इस साइड देना ही क्यों पड़ेगा वो नहीं? नहीं देखो हमको लेना नहीं पड़ेगा, बुलेट जब गन से फायर होगी तो गन लेफ्टवर्ड चलेगी ही, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। आप अगर ऐसे आपके शोल्डर पे रख के किसी बुलेट को फायर कर रहे हो तो गन लेफ्टवर्ड चलेगी, हमको लेना नहीं है, उस पर वेलोसिटी मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। कहां से क्वेश्चन था, वही पूछ रहा हूँ कि वो क्यों हो रहा है ऐसा वो वो इसलिए क्योंकि आप जब फायर किया तो बुलेट पे फोर्स किसने एक्सर्ट किया, गन ने, तो गन ने बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट किया, फिर से गन ने बुलेट पे तो बुलेट ने गन पे, बुलेट आगे चलेगी, क्यों, क्योंकि बुलेट पे फोर्स किसने एक्सर्ट किया, गन ने, गन पीछे चलेगी, गन क्यों चलेगी, क्योंकि गन पे बुलेट ने फोर्स एक्सर्ट किया, और फोर्स एक्सर्ट करने से उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। वो हमारे शोल्डर पे है तो वो फिर वो फोर्स शोल्डर बेयर कर लेगी, तो वो फिर ऐसे पीछे नहीं भाग जाएगी, मगर वो हमारा शोल्डर उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा जो भी फोर्स होगा वो। ठीक, ओके वेलकम। अब हम यहाँ पे बच्चों एक और एक केस लेते हैं, मगर देखो 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 अभी इससे बात खत्म नहीं होने वाली है, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। मेरी एक बात सुन लो, सर ये हमको यूज कब करना है, हमको ये कैसे मालूम होगा कि यहाँ पे सिस्टम लेनी है, सिस्टम को कंसीडर कैसे करना है। देखो जब भी आपके पास, ये मेरी गोल्डन बात है, आप याद रखना, जब भी आपको वेलोसिटी पूछी जाएगी ना बच्चों, फाइंड वेलोसिटी, तब आपके पास दो रास्ते होंगे वो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट होगा मोमेंटम कंजर्वेशन, यहां से वेलोसिटी मिलती है, देखिए फर्स्ट मोमेंटम कंजर्वेशन, और सेकंड वेट, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, चैप्टर नंबर 5, दोनों से वेलोसिटी निकलेगी। कभी कभी किसी प्रॉब्लम में दोनों से सेम आंसर होगा और कभी कभी सेम आंसर नहीं होगा। सर कब सेम आंसर नहीं होगा, जब आपकी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होगा, उस टाइम पे हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। मोमेंटम कंजर्व तभी कर सकते हैं जब आपकी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। तो आप मेरी बात सुनना, जो भी फिजिक्स को क्रिटिकली पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ना है, कुछ मार्क्स उसमें अचीव करना है, सिर्फ उसमें क्रैम नहीं करना है कि ठीक है ऐसे आंसर आ गया।
आप जब भी वेलोसिटी पूछी जाएगी, ये 11th के लिए नहीं, 12th के लिए नहीं, ऑलवेज जब भी वेलोसिटी हमको निकालनी है, हमारे पास दो रास्ते हैं, या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या वेट, वर्क एनर्जी थ्योरम, आपका चैप्टर नंबर 5। कभी कभी दोनों से आंसर निकलेगा, मगर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तब बच्चों डेफिनेटली आप मोमेंटम कंजर्व करके आंसर निकाल सकते हो। आज तो हमको मोमेंटम ही कंजर्व करना है, मगर ये बात लिख लेना, दोनों मेथड वहां पे एप्लीकेबल है। चलिए और एक एग्जांपल हम, नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो ये वाला एप्लीकेबल ही नहीं है। नो, एप्लीकेबल ही नहीं है। मगर किस पे नेट फोर्स 0? सिस्टम पे। सिस्टम में क्या, ग्राउंड को सिस्टम में कंसीडर जनरली नहीं करना है, वो मैं फ्रिक्शन में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। और ऐसे बच्चों क्या था कि ये कोई स्मॉल एम मास का ब्लॉक था, वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था। यहाँ पे वो पहुंचा ना, वो एम मास का ब्लॉक ही, उस टाइम पे हमने कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया है, जेंटली प्लेस्ड, ये गिवन होना चाहिए। जेंटली प्लेस दैट मीन्स धीरे से, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं कि वो सारा उसकी मोशन की डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। फिर वो दोनों साथ में मूव करने लगे, ऐसे हम दोनों साथ में, कभी कभी ऐसे साथ मिल जाता है लाइफ में, ऑलवेज नहीं, कभी कभी। और दोनों जिस वेलोसिटी से फाइंड कर रहे हैं उसकी कंबाइंड वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो फाइंड कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक। हमको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है तो या तो हमारे पास वेट होगा या हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। आज तो मोमेंटम कंजर्वेशन ही होगा, क्योंकि वेट तो मैंने पढ़ाया नहीं, मगर आप वेट से कैसे निकाल सकते हो, कब निकालना है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। फाइंड कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक की कौन। यहाँ पे तो मुझे इजीली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है जेंटली पुश्ड, सॉरी जेंटली प्लेस्ड। इसका मीनिंग यहाँ पे जब हमने कैपिटल एम मास के ब्लॉक को यहाँ पे पुश किया, इतना जेंटली, इतना धीरे से पुश किया कि इसकी वजह से नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 ही रहा। सर कैसे, देखिए सर 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 सर, ये कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे कैपिटल एम जी आउटवर्ड फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ सर। डेफिनेटली हम, ये फोर्स mg एक्सटर्नल फोर्स ही है, इसलिए तो हमने इसको फ्री फॉल नहीं कराया है, हमने इसको जेंटली प्लेस किया है कि जितना कैपिटल mg है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम अपवर्ड बताए। अगर ये मोबाइल आपका ब्लॉक है तो मैंने इसको इसलिए पकड़ के जेंटली पुश किया है ताकि वो कैपिटल mg जो एक्सटर्नल फोर्स है आपके लिए, वो वहां पे खत्म हो जाए। और जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक स्मॉल एम को पुश करेगा, स्मॉल एम का ब्लॉक कैपिटल एम को पुश करेगा, वहां पे नॉर्मल आएगा, मगर वो तो इंटरनल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 का मीनिंग है कि आपका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा। दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिख सकते हो। इनिशियल, यहाँ पे सिस्टम किसकी है बच्चों, यहाँ पे सिस्टम आपको मालूम होनी चाहिए कि सिस्टम हमको कंसीडर करनी है कैपिटल एम एंड स्मॉल एम की। तो इनिशियल मोमेंटम क्या स्मॉल एम के पास था, यस था, राइटवर्ड था बच्चों, एम इंटू वी राइटवर्ड। ओके, कैपिटल एम के पास इनिशियली वो स्टेशनरी था, 0, फाइनल दोनों साथ में चलने लगे, यस। सो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, स्मॉल एम का भी वी डैश और कैपिटल एम का भी वी डैश। तो यहां से वी डैश को अगर सब्जेक्ट करते हैं तो स्मॉल एम वी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, दैट्स इट। दोनों साथ में चलने लगे बच्चों, आंसर आ गया आपका।
यहां से एक और बात, आप कंटिन्यू में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, शायद अगर जगह हो तो, मेरे पास भी यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट ये लिखना है आपको बच्चों, ये हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन बेसिकली, कि अगर एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है तो हम एक्सेलरेशन जीरो बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, मोमेंटम का कांस्टेंट होना या कंजर्व्ड होना बोल सकते हैं। मगर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर एफ नेट एक्सटर्नल जीरो एक्स डायरेक्शन में होना, तब आपको मोमेंटम भी कंजर्व्ड एक्स में ही करना है। एक्स में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एक्स में ही फाइनल मोमेंटम। अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स y में जीरो है ना, y में जीरो है ना, तब आपको मोमेंटम कंजर्व्ड y में ही करना है। y में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू y में फाइनल मोमेंटम। अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अलोंग इंक्लाइन प्लेन जीरो है, तब आपको मोमेंटम कंजर्व्ड इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही करना है। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग इंक्लाइन प्लेन। सिंपल। यहां पे बच्चों देखो, एक्सटर्नल फोर्स ना तो y में था ना तो, क्योंकि ये डिस्कशन अब मैं आपको वो एक एक्सप्लोइट का क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करूंगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ठीक है, मगर देखना है कि x में जीरो है, y में जीरो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सभी डायरेक्शन में एक्सटर्नल जीरो ही है, y में फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी देखिए, ये स्मॉल एम मास के ब्लॉक पे स्मॉल एम जी, वाई में तो फोर्स है ही, वाई में तो एक्सटर्नल फोर्स है ही बच्चों। एम जी जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स ही हुआ ना, क्योंकि मैंने बताया था कि हम ग्राउंड को सिस्टम में कंसीडर नहीं करेंगे। सो ग्राउंड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एम जी, वो एक्सटर्नल फोर्स है, ये एम जी एक्सटर्नल फोर्स है, मगर वो वाई में है, और हमने मोमेंटम एफ नेट जीरो बोला है वो एक्स में बोला है बच्चों। तो हमने जो मोमेंटम कंजर्व किया है वो सब एक्स में है। यहाँ पे और डिटेल में लास्ट टाइम कि बेसिकली क्या है, ऐसे कोई ग्राउंड होगी, यहाँ पे बच्चों अर्थ है, ये एम मास का ब्लॉक था स्मॉल एम का, तो ये एम जी उसके लिए तो बच्चों एक्सटर्नल नहीं हुआ ना। देखिए, अर्थ ब्लॉक को पुल करेगी, ब्लॉक अर्थ को पुल करेगा, मगर हम अर्थ को सिस्टम नहीं कंसीडर कर रहे, हम सिस्टम में सिर्फ कैपिटल एम और स्मॉल एम को ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे स्मॉल एम था, आपने जेंटली प्लेस किया कैपिटल एम को, तो हम कोई इसका ही सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कैपिटल एम पे भी कैपिटल एम जी तो था ही ना, जो अर्थ पुल कर रही है, मगर वो वाई डायरेक्शन में था, और हम ग्राउंड को सिस्टम में कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए ये कैपिटल एम जी, ये अगर कैपिटल एम मास का ब्लॉक है तो ये कैपिटल एम जी आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं तो कैपिटल एम जी डाउनवर्ड, कैपिटल एम जी अपवर्ड, तो वो इंटरनल हो गया। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बच्चों हम यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स से वो जीरो बोल रहे एक्स में, तो मोमेंटम सिर्फ एक्स में ही कंजर्व करेंगे, वाई में तो एम जी होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स बोलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट और एक केस देखते हैं। अरे ये तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ऐसा कोई, यहाँ पे देखिए बच्चे, ऐसे कोई बुलेट है आपके पास, वो ऐसे v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी, यहाँ पे कोई बैग थी ऐसे,
वो बैग को हमने ऐसे रॉप से हैंग किया हुआ, ये बैग, ये बैग का मास स्मॉल m है और ये बुलेट का मास ऐसे m/20 है। जो बुलेट की सॉरी जो बैग का मास है ना, डिवाइड बाय 20 करोगे तब वो बुलेट का मास आपको मिलेगा। ये बुलेट है बेसिकली, ये बुलेट बैग की ओर फायर की गई है, हमको निकालनी है फाइंड कॉमन वेलोसिटी या कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड बैग। और क्वेश्चन में ये बताया गया होगा बच्चों, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये जो बुलेट है वो बैग में एंटर होने के बाद वहां पे एम्बेडेड हो जाएगी। ऐसे बुलेट गेट एम्बेडेड इन बैग, दैट मींस वो फिक्स हो जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि बुलेट बैग को क्रॉस करके निकल जाएगी, दोनों फिर साइड साथ में ही मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब बुलेट ये बैग को पेनिट्रेट करेगी उस टाइम पे बुलेट बैग पे फोर्स एक्सर्ट करेगी और बैग बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। वो इंटरनल फोर्सेस है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। सर mg नहीं होगा, अरे हम सिस्टम में सिर्फ यहाँ पे बुलेट और बैग को ही कंसीडर कर रहे हैं, हम ग्राउंड को सिस्टम में कंसीडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सॉल्यूशन, इनिशियल नेट एक्सटर्नल फोर्स F net external in x direction is equal to 0 फिर भी। So initial momentum in x direction is equal to final momentum in x direction. Okay, initial momentum yes इसके पास है m/20 into v. Okay, बैक तो इनिशियली आपकी स्टेशनरी थी, ये 0 लिखना है अभी। फिर फाइनल दोनों साथ में ट्रेवल किया m/20 प्लस m, और ये इसकी कॉमन वेलोसिटी v डैश आ गई। हमको तो v डैश ही बताना है। चलिए क्या लिखना है, यहाँ पे होगा बच्चों m/20 इंटू v इज इक्वल टू 21/20m, 20m प्लस m, 21/m। ओके, v डैश m/20 कैंसल आउट, तो यहाँ से आपका आंसर मिल रहा है v डैश इज इक्वल टू v/21। सिंपल, v डैश इज इक्वल टू v/21। अब हम एक्सप्लोजन का एक केस देखते हैं। ऐसा कोई हमारे मॉड्यूल में भी है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है वहां पे। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ये क्लियर सबको? वेलोसिटी निकालनी है, हम मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं। देखिए ऋत्विक सर, ये पालनपुर में ध्यान रखना, आप कंटिन्यूसली पालनपुर और एसयूवी सूरत और मोनाज सूरत, ये तीनों सेंटर पे आप कंसंट्रेट कीजिए। या कोई जो दूसरा आदमी फ्री हो ना उसको बैठा दीजिए आप। चलिए अब यहाँ पे हम एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब या आरडीएक्स वगैरह कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। देखो बच्चों, ऐसे कोई बॉम्ब है आपके पास 5 kg का, आरडीएक्स वगैरह कुछ है, ये एक्सप्लोड हो रहा है, इसका एक्सप्लोजन हमको पढ़ना है। और क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि ये जो जब ये इसका एक्सप्लोजन होगा तो एक पार्ट एक्स डायरेक्शन में चला जाएगा, एक पार्ट वाई में चला जाएगा, और रिमेनिंग जो पार्ट है
उसकी हमको वेलोसिटी निकालनी है। इसके 3 पार्ट्स हो रहे हैं बेसिकली। ये बच्चों ये x, ये y, ये नो ग्रेविटी है या ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। क्योंकि फिर आपको डाउट होगा कि सर 5 kg का है तो 5g तो है ना, 5g तो है मगर वो नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे मैंने ग्रेविटी फ्री स्पेस बताई हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। चलिए अब यहाँ पे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। if one part of bomb if one part of bomb which have 2 kg mass moves in x direction with velocity 16 meter per second and second part of bomb which have 2 kg mass again moves in y direction with velocity 12 meter per second, then find velocity of remaining part. क्वेश्चन ये है। इन शॉर्ट ये 5 kg के जो RDX या बॉम्ब है उसका एक्सप्लोजन हमको पढ़ना है। जब इसका एक्सप्लोजन होगा तो इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। 2 kg का एक पार्ट x में चला जाएगा 16 मीटर पर सेकंड से, ये गिवन है। फिर दूसरा जो 2 kg का पार्ट है वो y में चला जाएगा 12 मीटर पर सेकंड से, वो भी गिवन है। अब 5 kg में से 2 kg के 2 पार्ट हुए तो 1 kg का अब रिमेनिंग है। तो जो थर्ड पार्ट है 1 kg का, उसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। कि वो किस डायरेक्शन में वो बाद में देखेंगे, हमको सिर्फ उसकी वेलोसिटी निकालनी है। सो जब भी वेलोसिटी आपको पूछा जाए आप बच्चों मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। यहां पे बच्चों बॉम्ब के एक्सप्लोजन में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। आप ऐसे ही हमारे वो सुतली बम होता है ना, वो याद कर लो आप दिवाली के टाइम। आप उसको ऐसे नहीं कि कोई आप लैग से एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करोगे तभी वो ब्लास्ट करेगा। वो ब्लास्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है ही नहीं। सर mg तो है, मैंने बताया ना ग्रेविटी फ्री स्पेस है। सो जो भी उसके इंटरनल फोर्सेस हो गए, इन शॉर्ट जब हम उसको फायर करने वाले हैं तो वहां पे जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी में से हमको कुछ एनर्जी मिलने वाली है, वो मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा। मगर यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स डेफिनेटली जीरो है, क्योंकि बॉम्ब पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, उसकी इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो ब्लास्ट हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि F net external 0, F net external is equal to 0. That means momentum has to be conserved. सर नेट एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में 0? यहाँ पे देखिए मोमेंटम हमारा x में भी है y में भी है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी x में भी है, वेलोसिटी आपकी y में भी है, तो हमको वेक्टोरियली चलना पड़ेगा कंजर्व। तो दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। अभी तक हमारे पास क्लैरिटी बनी हुई थी कि वो भाई x में फोर्स या y में फोर्स, यहाँ पे वेक्टोरियल लिखो आप। इनिशियल तो ये रेस्ट पे था, ये मैं कहना भूल गया, इनिशियली तो ये रेस्ट पे था बच्चों। इनिशियली ये आपका जो बॉम्ब है वो रेस्ट पे था,
तो इनिशियल मोमेंटम तो 0। फाइनली क्या हुआ कि इसमें से ऐसा कोई 2 kg का है, वो x में ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर पर सेकंड से। दूसरा जो 2 kg का ही पार्ट है वो y में ट्रैवल कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। सो इनिशियल मोमेंटम 0, ये रेस्ट पे है तो इसलिए इनिशियल 0। फाइनल में हमको इसका मोमेंटम अगर मैं P1 बताऊं, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का, इसको साथ में ट्रीट करना है, इसमें एक्स वाई जेड नहीं लिखना है, क्योंकि फर्स्ट के लिए मालूम है एक्स, सेकंड के लिए मालूम है वाई, थर्ड कौन सी डायरेक्शन में चलेगा हमको मालूम ही नहीं है, तो ऐसे वेक्टर ही आप ट्रीट कीजिए। ओके, चलिए तो 0 इनिशियल मोमेंटम क्या लिखना है हमको, उसका मास। P का फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, P इज इक्वल टू mv। अब P इज इक्वल टू mv, m2 v कितना है बच्चों 16 I कैरेट लिखना है ना, क्योंकि हम फैक्टोरियल लिख रहे हैं, ऐसे नहीं ऐड करना है 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 12, ऐसे आप किसे ऐड कर सकते हो, एक के पास वेलोसिटी x में और दूसरे के पास y में है, तो हमको उसका वेक्टर सम ही करना है, इंटू बच्चों 12j कैरेट प्लस P3, सिंपल P3 आपको मिल गया। P3 इज इक्वल टू आप लिख पाओगे माइनस 32I कैरेट माइनस 24J कैरेट। ओके, P इज इक्वल टू लिखो आप m v3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 32I कैरेट माइनस 24J कैरेट। ये m3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, m3 बेसिकली 1 kg का ही है ना, क्योंकि रिमेनिंग तो 1 kg का ही है। तो यहां से अगर आप v3 को सब्जेक्ट कर रहे हो, v3 को, तो माइनस 32I कैरेट बाई 1 वो उतना ही होगा माइनस 24J कैरेट मीटर पर सेकंड। आंसर। मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो तो आपको मालूम ही है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमको क्या करना है। दैट मीन्स जो थर्ड पार्ट है 1 kg का, वो नेगेटिव x में भी चलेगा नेगेटिव y में भी, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में होगी माइनस 32, नेगेटिव y में होगी माइनस 24, सो नेट उसकी वेलोसिटी ये होगी माइनस 32I कैरेट माइनस 24J कैरेट। और टोटल 0 करने के लिए ये होना भी चाहिए ना, टोटल 0, लेफ्ट साइड 0 है, आप देखो तो लेफ्ट साइड 0 करने के लिए अगर पॉजिटिव y है तो नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव I कैरेट है तो नेगेटिव I कैरेट चाहिए, पॉजिटिव J कैरेट है तो नेगेटिव J कैरेट चाहिए। V3 मिल गया हमको, सिंपल है। यहाँ पे बच्चों एक बात सुनो मेरी, मोमेंटम 0 हुआ, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हुई। पहले ये ब्लॉक कैसा था, रेस्ट पे था, इसकी एनर्जी 0 थी, फिर ये राइटवर्ड चला, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है ना आपको, हाफ mv स्क्वायर, इसका मास इसकी वेलोसिटी कीजिए, इसका मास इसकी वेलोसिटी कीजिए, इसका मास इसका मैग्नीट्यूड लेके वेलोसिटी कीजिए, तीनों का सम करोगे 0 नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसको हमको एज अ वेक्टर ट्रीट ही नहीं करनी है, एनर्जी तो अपने आप में स्केलर है ना, तो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से सर, डेफिनेटली जो केमिकल रिएक्शन हुई होगी और जो इंटरनल केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, प्लस लाइट में, फिर नॉइज में, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो नॉइज भी आता है, सो दैट chemical energy of this bomb converts into kinetic energy प्लस हीट एनर्जी, हीट भी प्रोड्यूस होती है, प्लस लाइट भी होती है, लाइट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, ऐसे अलग अलग पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट रहती है। सो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर पहले रेस्ट पे था तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होनी चाहिए, नहीं होगी, देख लो आप। और काइनेटिक एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर नहीं है बच्चों। ओके, चलिए देखते हैं अब आगे कुछ हम अब डिस्कस करते हैं बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस आपके मोमेंटम कंजर्वेशन से आप कर सकते थे, ये अब होमवर्क में है सब। ये देखिए ऐसा ये क्वेश्चन, अ बॉम्ब इन दी स्टेडी स्टेट है एक्सप्लोड्स इनटू 3 fragments,
two fragment of equal mass move with velocity 30 in mutually perpendicular direction. That means एक x है, एक y है. The mass of the third fragment is equal to 3 times mass of each of these two. अगर दोनों का मास m और m था, that means m1 भी m था, m2 भी m था, तो आपका m3 3m था. ये clearly given है. The mass of the third fragment is equal to 3 times of mass of each of these two fragments. Find the magnitude and direction of velocity of this fragment. तो वही है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है. हमने डिस्कस किया P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे. ऐसे कोई एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपको होमवर्क में है, नीट 2013 का, ये भी होमवर्क में करना है. अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आपको डिस्कस करने हैं होमवर्क में. चलिए अब ये डिस्कस करते हैं. ये नई टाइप है, सोल्जर का की क्वेश्चन है. देखो, a soldier fires bullets each of mass 50 gram from his automatic rifle with a velocity of 1000 meter per second. देखो यहाँ पे ऐसा कोई सोल्जर है और सोल्जर के शोल्डर पे ऐसे कोई गन है, ऐसे सोल्जर गन लेके खड़ा है. तो सोल्जर फायर बुलेट ईच ऑफ मास 50 kg. यहाँ से जो बुलेट निकल रही है, ये बुलेट, इसका मास हमको 50 ग्राम गिवन है फ्रॉम इस ऑटोमेटिक राइफल विथ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड. ये जो बुलेट की वेलोसिटी है VB, वो बच्चों 1000 मीटर पर सेकंड है. इफ ही कैन, दैट मीन्स सोल्जर, इफ ही कैन बेर मैक्सिमम फोर्स 200 न्यूटन. ये जो सोल्जर है वो मैक्सिमम 200 न्यूटन का फोर्स बेर कर सकता है ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स विच ही कैन फायर इन अ सेकंड. वो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन अ सेकंड, 1 सेकंड में वो कितनी बुलेट फायर कर सकता है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बच्चों उसकी ऑटोमेटिक राइफल, यहाँ पे इसको राइफल बताए, हम गन ही ट्रीट करते हैं. चलिए ये गन है. अब ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक ही बार में आपको पता लग जाना चाहिए. ऐसे कोई राइफल थी या गन थी, पहले गन एंड बुलेट दोनों स्टेशनरी थी, ठीक है. फिर हम जब हमने फायर किया तो गन ने बुलेट पे राइटवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया, उतना ही फोर्स बुलेट ने गन पे लेफ्टवर्ड एक्सर्ट किया. नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ. फिर से गन ने बुलेट पे राइटवर्ड फोर्स, बुलेट ने गन पे लेफ्टवर्ड फोर्स. गन पे जो लेफ्टवर्ड फोर्स एक्सर्ट हुआ वो अब सोल्जर पे ट्रांसफर हुआ और वो सोल्जर मैक्सिमम 200 न्यूटन फोर्स ही बेयर कर सकता है. लास्ट टाइम गन ने बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट किया, बुलेट ने गन पे, जो गन पे फोर्स एक्सर्ट हुआ वो ट्रांसफर हुआ सोल्जर पे, और सोल्जर वो मैक्सिमम 200 न्यूटन फोर्स ही एक्सर्ट कर सकता है. ओके, जब भी फोर्स लगता है तब चेंज इन मोमेंटम होता है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T. कैसे सर? देखिए 1 सेकंड में यहाँ पे n बुलेट फायर की. लेट्स एज्यूम दैट in 1 second n bullet will be fired. 1 सेकंड में n बुलेट फायर होने वाली है. पहले ये बुलेट स्टेशनरी थी, फिर बुलेट फायर हुई, तो फोर्स किसने एक्सर्ट किया बच्चों? गन ने बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट किया. जब भी फोर्स एक्सर्ट होगा तब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, दैट मींस मोमेंटम आएगा.
तो एक बुलेट का मोमेंटम इनिशियली 0 था डेल्टा पी में, इसका मीनिंग है फाइनल माइनस 0। इनिशियल मोमेंटम बुलेट का 0 था, फाइनल कितना मोमेंटम हुआ mv, उसके पास वेलोसिटी आई। और ऐसी कितनी गन, सॉरी ऐसी कितनी बुलेट, एन बुलेट, मैंने बताया था वहां पे। तो मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अगर डेल्टा टी 1 सेकंड बताऊं तो उसमें एन बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ है, और मोमेंटम चेंज कितना है mv, सो f इज इक्वल टू nmv। सर ये तो वो फोर्स है ना जो फोर्स गन ने बुलेट पे एग्जर्ट होने हुआ, इसलिए गन का मोमेंटम चेंज हुआ। सही बात है, जो फोर्स गन ने बुलेट पे वही फोर्स बुलेट ने गन पे, और वही फोर्स गन ने ट्रांसफर किया मैन के या सोल्जर के, जो हमारा सोल्जर था उसके शोल्डर पे, तो फोर्स वही हुआ। सिंपल, वैल्यू पुट कीजिए, F इज इक्वल टू 200, एन हमको निकालना है, बुलेट का मास है 50 ग्राम, सो 50 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी है बच्चों, गन की वेलोसिटी है 1000, ये तो कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू 200/50, दैट मीन्स 20/5, दैट मीन्स 4 फिनिश पर सेकंड, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। क्लियर हो रहा है सबको, ये फोर्स कैसे मैंने डिस्कस किया, कहाँ पे ये फोर्स गया, मैंने सब बताया है बच्चों यहाँ पे। n इज इक्वल टू आपको 4 कैसे मिला, मैक्सिमम, ये n हमने एज्यूम किया है बच्चों। ये बेसिकली मोमेंटम का चेंज बुलेट के लिए, ये फोर्स भी बुलेट का, चेंज इन मोमेंटम भी बुलेट का, सब बुलेट का, मगर ये फोर्स बुलेट पे होगा उतना ही गन पे होगा और उतना ये एफ होगा। चलिए नेक्स्ट, ऐसे होता है ना, वॉशिंगटन काउंट्री मशीन गन WCM से वो पबजी वाले है, उसको तो सब मालूम ही है। या फिर ऐसा ये क्वेश्चन है, होमवर्क में है, ये भी बच्चों होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में है। अब देखियो ये कितना इजी क्वेश्चन है। A bullet of mass small m moving horizontally with velocity v hits and gets embedded in a wooden block of mass capital M resting on a horizontal frictionless surface। ये बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, what will be the velocity of this composite system। ये वो बैग जैसा ही हुआ ना, बुलेट और बैग का दोनों साथ में चले, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपसे अब होना चाहिए। होमवर्क में है, फिर ये भी होमवर्क में है, ये भी ऐसा ही है। ये वो बैग वाला जो मैंने बताया था ना, अ बैग ऑफ सैंड ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय रॉप, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑटोमेटिकली, आपके नोट्स में भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन देखते हैं। अ कार ऑफ मास 1000 kg, ये 1000 kg की कोई कार है ऐसे, इसका मास क्या है बच्चों 1000 kg, traveling at a 32 meter per second clashes into rear of truck of mass 8000 kg moving in the same direction with velocity of 4। उसकी डायरेक्शन में ये कोई ऐसा ट्रक है जो ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है बच्चों कितनी वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड से, और उसका मास है 8000 kg, same direction with velocity of this। After the collision the car bounces with a velocity of 8 meters per second। देखिए ये पीछे कार है, ये कार है, ये ट्रक है, ट्रक कार के साथ कोलाइड करके बाउंस कर रही है ऐसे, क्या बताया, बाउंसेस विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, दैट मींस अब ये कार ऐसे बाउंस करेगी 8 मीटर पर सेकंड से, और ट्रक जो है वो तो ऐसे आगे चलेगा, जो हमारा ट्रक है वो। तो द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट दैट मींस फिजिकल कांटेक्ट, इम्पैक्ट का मीनिंग फिजिकल कांटेक्ट है, मैंने बताया था। कोलाइजन अगर आपने पढ़ा है तो कोलाइजन का मीनिंग बच्चों फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोलाइजन का मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम।
याद रखना, इम्पैक्ट दैट मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये मोमेंटम कंजर्व करना है, दोनों किसी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए, इसने इस पे फोर्स एग्जिट किया, इसने इस पे किया। हम यहाँ पे सिस्टम में सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं, कार और ट्रक। सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, यस वो एक्सटर्नल ही होगा, मगर हम ग्राउंड को सिस्टम में कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, एफ नेट एक्सटर्नल in x direction या in horizontal is equal to 0. So initial momentum in x is equal to final momentum in x. Initial लिखो आप 1000 into 32, m into v करना है ना बच्चों, so 1000 into 32। अब x में ही है तो आई कैरेट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर 8000 into बच्चों कितना है, ये कितने से ट्रेवल कर रहा था, 4, तो ये 4 into 4 इज इक्वल टू, देखना कार का मास कितना है 1000 और वो बाउंस कर रही है तो -8 होगा, ये बाउंस कर रही है तो -8, यहाँ से ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, और प्लस बच्चों 8000 इंटू वीटी, ट्रक का वेलोसिटी आपको निकालनी है, सिंपल। अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है बच्चों, मगर ये जो दोनों है ना, इसमें से ये वाला क्वेश्चन है ना, ये राफ्ट वाला, ये आपको ज्यादा टाइम लेगा, और ये आपको भी क्या है, आपका दिमाग थक चुका होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव से करना है हमको। चले टॉपिक 7 एंड 8 का 31, टॉपिक 7 एंड 8 का 31 ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टॉपिक 7 एंड 8 का 32 वो ऐसा ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। 7 एंड 8 का 31 नेक्स्ट लेक्चर, 32 नेक्स्ट लेक्चर, एंड टेक्स्ट एक्सरसाइज 10 नेक्स्ट लेक्चर। यस, 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।